हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों कैसे हैं आप लोग? सीबीएसई 12th ईयर लॉन्ग कोर्स में हम लोग जेनेटिक्स यूनिट में अपना लास्ट टॉपिक और इस कोर्स का लास्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। टॉपिक का नाम लेकर आगे बात करते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। पिछली क्लास में कहाँ छोड़ा था? हम लोग पिछली क्लास में डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। देखो, जो डीएनए टर्म था वो ज़ैकरे साइंटिस्ट ने दिया था और डीएनए की स्टडी को प्रॉपर जो माइक्रोस्कोप से की थी। देखो, क्योंकि डीएनए क्या है? डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो कि हमारी बॉडी में सेल के अंदर न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स में होता है। अभी आप इसके बाद जस्ट मैं बोलूँ 2 से 3 मिनट बाद आप ये पढ़ोगे कि एक डीएनए है, डीएनए की लेंथ है। चलो, पिछली क्लास में मैंने आपको भी डीएनए की लेंथ, डायामीटर मैंने बताया था कि डायामीटर ऑफ डीएनए 20 आर्मस्ट्रॉम होता है, 20 आर्मस्ट्रॉम होता है। लेंथ ऑफ डीएनए निकालना भी सीखेंगे। तो बात यह है कि ये जो इतना बड़ा डीएनए है, अगर आप डीएनए को इतना हेलिक्स भी कंसिडर करते हो या एक धागा नुमा या एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी कंसिडर करते हो, तो इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर है वो इस न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर, जीन के अंदर अपने आप को बिठाता कैसे है? आपको ऐसा तो कुछ नजर नहीं आता कि डीएनए बैठा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, वो न्यूक्लियस से बाहर निकल गया है। ऐसा कोई सीन आज तक आपको नजर नहीं आया, या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जिसमें ऐसा कुछ पता चला हो कि वी कंसिडर्ड दैट ऑर्गेनिज्म एज एन एक्सेप्शन? ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो डीएनए क्या करता है? अपने आप को पैकेज करता है, अपनी खुद की क्या पैकेजिंग करता है। जैसे हम लोग कभी घर शिफ्ट करते हैं, मान लो आप घर शिफ्ट कर रहे हो और आपके पास बहुत सारा सामान है, तो अब आपको लग रहा है कि अगर मैं इतना सामान शिफ्ट, और आपके पास टारगेट है कि आपको कोई जॉब में आप जा रहे हो कि विद इन अ वीक आपको जॉब ज्वाइन करना है, और आपके पास इतना सामान है कि आप सोचोगे अरे मुझे शिफ्टिंग में 10-12 दिन लग जाएंगे, बट आई हैव ओनली 6 days बिकॉज ऑन 7th और 8th डे आई हैव टू ज्वाइन द न्यू जॉब। आप क्या करोगे? उसको इस तरीके से पैकिंग, भाई आप चाहते हो कि सारा सामान भी आए, कोई भी चीज छूटेगी तो आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? तो आप क्या करोगे? उसकी पैकेजिंग इतनी खूबसूरती से करोगे या इतना ज्यादा मैनेज वैसे उसको पैकेज करोगे कि वो बड़ी इजीली ट्रांसपोर्ट भी हो जाए। अब ऐसा भी नहीं है कि बस ठूस दिया आपने सामान और उसको ट्रांसपोर्ट करा दिया, या आपने क्रॉकरी का सामान पता नहीं हार्ड चीज के साथ डाल दिया, वो थोड़ा शेक हुआ और क्रॉकरी टूट गई, ऐसे नहीं। तो हर चीज को आपको मैनेज वे में कि भाई ये इतनी स्पेस लेगा, ये इतनी कम स्पेस लेगा, ये छोटी चीज, ये डेलिकेट चीज है, ये खराब नहीं होनी चाहिए, या ट्रांसपोर्टेशन में डिग्रेड नहीं होनी चाहिए। मान लो कोई खाने का सामान आप पहुंचा रहे हो, तो ये सारी चीजें पैकेजिंग में आती हैं कि आप कितना सुंदर, कितना मैनेज वे में, कितना इजी और एफिशिएंट तरीके से इसको पैकेज कर रहे हो। यही हम डीएनए में पढ़ेंगे, ठीक है? पिछली क्लास में क्या देखा था हम लोगों ने कि डीएनए का जो डायामीटर होता है, डीएनए क्या होता है? डीएनए को जब प्रॉपर एक्सरे डिफ्रैक्शन, हाई पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से डिस्कस किया गया, देखा गया, तो जो साइंटिस्ट थे वॉटसन एंड क्रिक, उन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था। डीएनए क्या है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। उसके पास 2 आर्म्स होती हैं, 2 स्ट्रैंड्स होती हैं जो एक दूसरे के एंटी पैरेलल मूव करती हैं, पर वो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। जैसे मैंने आपको लैडर का एग्जाम्पल दिया था कि जब आप, जैसे आपने कहीं पर देखा होगा किसी जैसे आप कहीं घूमने गए, कोई ऐसा प्लेस है, मॉन्यूमेंटल प्लेस है, या आपने अपने घर में कभी बड़ी सी पानी की टंकी देखी, उसमें सीढ़ियाँ कैसी होती हैं? ऐसी ट्विस्टेड टर्न। सीढ़ियाँ कभी भी आपस में क्रॉस नहीं कर रही हैं, बट दे आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर। सिमिलर आप क्या करो, सीढ़ी को डीएनए का स्ट्रक्चर कंसिडर कर सकते हो कि उसके जो पकड़ने वाली 2 चीजें हैं, जो सीढ़ी की स्टैंड होते हैं ना, आप बोलते हो कि पकड़ के चलो गिर नहीं जाओगे, तो उस स्ट्रैंड को आप डीएनए का स्ट्रैंड बोलोगे, और जो सीढ़ियां हैं, जो लेडर्स हैं जिनके ऊपर आप चलोगे, वो बेस पेयर्स हैं, ठीक है? तो इसकी डायामीटर क्या है डीएनए का? देखो मैं क्या पढ़ा रही थी आपको, ये हेडिंग डाल लो आप लोग जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं होगे। डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहे थे, डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहे थे। अब मैं क्या करूंगी स्टूडेंट्स, देखो इस चैप्टर में लिखाने को बहुत सारी चीजें हैं, पर बहुत सारा एनसीईआरटी में गिवन भी है, तो हम लोग सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखेंगे, बहुत ज़्यादा थ्योरी पर नहीं जाएंगे। मेनली समझने वाली बात है, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको कहा था, स्टार्टिंग में भी कहा था कि जेनेटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है नीट के लिए। सिर्फ जेनेटिक्स में से 10 से 15 क्वेश्चंस आते हैं
कभी इवोल्यूशन में इंक्लूड भी हो जाते हैं क्वेश्चन, कभी नहीं भी होते। तो 20 क्वेश्चंस तो मान लो कि जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के भी आपने सही कर लिए, तो आधा पार्ट बायो का आपने सही कर लिया। ठीक है, इसका डायमीटर क्या होता है 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है आपके, ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका जो पूरा डायमीटर है वो क्या है 20। बच्चों ऊपर नजर आ रहा है 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ, ये चीज मैं नीचे इंडिकेट कर देती हूँ, 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब आप क्या करोगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से आर्मस्ट्रॉन्ग को मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मीटर में भी कर सकते हो, सेंटीमीटर, वो आप अपनी मैथमेटिकल टेबल देखिए कर लेना। पर एनसीईआरटी में आर्मस्ट्रॉन्ग में लिखा हुआ है तो हम इसकी वैल्यू आर्मस्ट्रॉन्ग में लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आर्मस्ट्रॉन्ग से ही आएगा। ठीक है, अब बात आती है कि जो डीएनए के टर्न्स होते हैं उनकी क्या डिस्टेंस होती है। भाई जैसे मान लो ये डीएनए का एक टर्न है, टर्न कैसा होगा डीएनए का 360 डिग्री पर, 360 डिग्री पर। ठीक है, तो जैसे ये डीएनए का क्या है आपका एक टर्न है, फिर डीएनए का ये दूसरा टर्न है, फिर ऐसे तीसरा टर्न, ऐसा चौथा टर्न। तो हर टर्न की डिस्टेंस क्या होती है, डीएनए के हर एक टर्न की डिस्टेंस होती है 31 आर्मस्ट्रॉन्ग। डिस्टेंस ऑफ ईच टर्न इज 31 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इससे रिलेटेड हम लोग बात करें, जैसे ये आपका डीएनए है, ये आपका डीएनए है, डीएनए का जो बैकबोन होता है वो कौन बनाता है, न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। पर न्यूक्लियोटाइड्स में भी कौन से, एक तो आपका पेंटोज शुगर, चूंकि डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर, दूसरा उससे जुड़ा हुआ फास्फोरस ग्रुप जो कि हमेशा 5th कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और नाइट्रोजनस बेस हमेशा पेंटोज शुगर डीएनए के डीऑक्सीराइबोज शुगर के 1st कार्बन एटम पे जुड़े हुए रहते हैं। पेयरिंग कैसे होगी, प्यूराइन्स कौन से होते हैं, एडिनाइन ग्वानिन, और पिरिमिडिन्स होते हैं साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। तो पेयरिंग होगी AT और GC। A हमेशा T के सामने आएगा या T हमेशा A के सामने आएगा, G हमेशा C के, ATGC, A हमेशा T के सामने आएगा, T हमेशा A के सामने आएगा, G हमेशा C के सामने आएगा, C हमेशा G के सामने आएगा। मतलब बेस पेयरिंग की वजह से बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, अब ये हो गए। अब जो ये दो बेस पेयर्स हैं, ये जो दोनों बेस पेयर्स हैं, ये जो लेडर्स हैं, इन दोनों की कॉन्जिक्यूटिव बीच की डिस्टेंस क्या होती है 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। जैसे ये एक बेस पेयर हो गया, एक बेस पेयर का मतलब क्या है कि एक लेडर है, एक स्टेप है जिसके अंदर दो बेस पेयर्स आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बैठे हुए हैं। GC या TA, CG ऐसा भी बना सकती हूं ना, तो इनके कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस क्या है 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब इन बेस पेयर के कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस को देखकर हम लोग लेंथ ऑफ डीएनए निकाल सकते हैं। देखो, सपोज करो ये आपका डीएनए है, ये डीएनए है, इस डीएनए के पार्ट, इस डीएनए के सेगमेंट के अंदर आपके पास 156 बेस पेयर्स हैं। ठीक है, इससे पहले मैं एक नॉलेज और देना चाहूंगी कि डीएनए के हर एक टर्न में, जैसे ये आपका एक टर्न है, ये एक टर्न है ना, डीएनए के हर एक टर्न में कितने बेस पेयर्स होते हैं 10 बेस पेयर्स होते हैं। इन ईच टर्न of DNA 10 base pairs are present. Are present. 10 base pairs are present. ठीक है, अब मान लो ये आपका पूरा डीएनए का सेगमेंट है, इसमें ऑलमोस्ट हमने एक लमसम आइडिया लिया है कि 156 बेस पेयर्स प्रेजेंट है। तो लेंथ कैसे निकलेगी, आपको कुछ नहीं करना, जो कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंसेस हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देना है। आपको अपने आप डीएनए की लेंथ पता चलती जाएगी। दैट मीन्स जितने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स
उतने ज्यादा नंबर ऑफ बेस पेयर्स, जितने ज्यादा नंबर ऑफ बेस पेयर्स उतना लंबा लेंथ ऑफ डीएनए। ठीक है, लिखते हैं इसके बारे में। मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, more number of nucleotides, more number of base pairs, ठीक है, more the length of DNA। ये सारे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसी भी सेंस में क्वेश्चन आ सकता है। more the length of DNA। ठीक है स्टूडेंट्स, more number of nucleotides, more number of base pairs, more the length of DNA। बात समझ में आई, इतनी क्लियर हुई। चलो अब बात आती है पेयरिंग की। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि जो आपके पास टोटल, अगर आप आरएनए को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, आरएनए में क्या है, थाइमीन की जगह यूरासिल होता है, आरएनए को छोड़ दो, तो अगर हम सिर्फ डीएनए के बारे में बात करें, सिर्फ डीएनए के बारे में बात करें, तो वी हैव टोटल 4 नाइट्रोजनस बेसिस, 2 come in the category of purines and while the other 2 comes in the category of pyrimidines। तो 4 nitrogenous bases, 4 nitrogenous bases, 2 purines and 2 pyrimidines। प्यूरिन्स, 2 pyrimidines। ठीक है, 2 प्यूरिन्स और pyrimidines में क्या होगा, एडिनाइन ग्वानिन और साइटोसिन थाइमीन। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेस पेयर रूल। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, बेस पेयर रूल। कौन सा रूल, बेस पेयर रूल। बेस पेयर रूल क्या कहता है कि नाइट्रोजनस बेसिस हमेशा जोड़े में प्रेजेंट होते हैं, हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, और उनके पेयर करने की अपनी एक यूनिकनेस और टेक्निसिटी होती है कि एडिनाइन हमेशा थाइमीन के साथ पेयरिंग करेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स को लेकर, और आपका साइटोसिन ग्वानिन के साथ पेयर करेगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स को लेकर। ठीक है, बेस पेयर रूल। बेस पेयर रूल मतलब प्यूराइंस ऑलवेज पेयर्स विथ pyrimidines। भाई प्यूरिन प्यूरिन भी तो पेयर कर सकते थे, pyrimidine pyrimidine भी आपस में पेयर कर सकते थे, लेकिन नहीं, प्यूराइंस हमेशा pyrimidines के साथ पेयर करेंगे। प्यूरिन्स always paired with purines, always paired with pyrimidines, always pair with pyrimidines। ठीक है, जैसे ये आपके प्यूरिन्स हैं, तो प्यूरिन में एडिनाइन पेयर विथ, या आप इतना भी मत लिखो, शॉर्ट में लिख लो, एडिनाइन पेयर विथ थाइमीन बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और ग्वानिन पेयर्ड विथ साइटोसिन बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, इसी के बेसिस पर एक और रूल आता है जिसको चरगाफ्स रूल कहते हैं। शुड आई रब दिस पोर्शन। चरगाफ रूल क्या कहता है, चलो बेस पेयर रूल में तो समझ में आ गया कि प्यूरिन हमेशा pyrimidines के साथ पेयरिंग करेगा। ठीक है, प्यूरिन्स हमेशा क्या करेगा, pyrimidines के साथ पेयरिंग करेगा। लेकिन चरगाविक साइंटिस्ट थे चरगाफ, उन्होंने बोला कि नंबर ऑफ एडिनाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ थाइमीन एंड नंबर ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइटोसिन। दैट मीन्स अगर आप इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाओ तो ऐसे बोलते हैं कि a प्लस टी डिवाइडेड बाय g प्लस सी इक्वल्स टू 1। मतलब जो आपके आप डिवाइड कर रहे हो तो जो ऊपर की वैल्यू है वो भी सेम है, नीचे की वैल्यू है वो भी सेम है। जब आप गुणा भाग करोगे तो आपके पास रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, ओनली 1। ठीक है, तो इसको लिखते हैं चरगाफ्स रूल।
चरगाव्स रूल क्या करता है कि नंबर ऑफ एडेनाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ थाइमीन एंड नंबर ऑफ ग्वानिन इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइटोसिन. ठीक है, नंबर ऑफ एडेनाइन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ थाइमीन, मतलब जितने एडेनाइन होंगे उतने ही थाइमीन होंगे. ठीक है, नंबर ऑफ थाइमीन और नंबर ऑफ ग्वानिन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइटोसिन. ठीक है, नंबर ऑफ ग्वानिन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइटोसिन. तो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है वो क्या आता है? शुड आई रब दिस? जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा a प्लस टी डिवाइडेड बाय g प्लस सी इक्वल्स टू 1. अगर जितने भी एडेनाइन है, जितने भी थाइमीन है या ग्वानिन है, साइटोसिन है, वो इस रूल को क्या करने चाहिए? सेटिस्फाइड करने चाहिए. ठीक है, ये क्या था स्टूडेंट्स? ये आपके डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात थी. डीएनए के स्ट्रक्चर क्या है? मैं एक क्विक रिवीजन ले लेती हूँ आगे का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले. ये पिछली क्लास में कंप्लीट किया था. डीएनए का स्ट्रक्चर देखो, डीएनए हमारे लिए एक जेनेटिक मटेरियल है, पर अभी भी क्या था, सीक्वेंस कैसे चल रही है बुक में? क्या आपने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा? फिर आप पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ोगे, फिर एक टॉपिक आएगा सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल एंड फाइनली इट गॉट प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. मतलब साइंटिस्ट क्या है, रिसर्च करते जा रहे थे. उन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर खोज लिया, नाम दे दिया, पस सेल में देख लिया, पर अभी भी साइंटिस्ट को ये कंफर्म नहीं हुआ कि जिस चीज पे मैं रिसर्च कर रहा हूं वो इन फ्यूचर एक बहुत बड़ा जेनेटिक मटेरियल है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती है वो डीएनए ही तो लेके जाता है. डीएनए इज द हेरिडिटरी genetic material which always passed on from one generation to another generation. DNA में manipulation, DNA में modifications, DNA में mutations will lead to sometimes very good variation, sometimes very bad variation. अगर DNA में अजीबोगरीब टाइप के म्यूटेशंस हो जाएंगे तो फीचर्स भी अजीबोगरीब आएंगे. अब आप चाहते हो कि मेरी उंगलियां 10 हैं लेकिन डीएनए में ऐसा म्यूटेशन हो आपकी 25 उंगलियां आ गई, तो ना तो आप काम कर पाओगे, नाइदर इट लुक्स वेरी गुड. तो डीएनए में म्यूटेशन समटाइम्स क्रिएट वेरी हजार्डियस कैरेक्टर्स टू द ऑफस्प्रिंग्स. तो डीएनए में इतना सा मैनिपुलेशन होना चाहिए कि कोई एक न्यू फीचर आपके अंदर आ जाए, क्योंकि आज आपके अंदर कोई न्यू फीचर आएगा, ट्रेट आएगा, तो वही आगे आपकी जनरेशन में भी ट्रांसफर होगा. चाहे वो आई कलर हो, स्किन कलर हो या बॉडी का स्ट्रेचर हो, कुछ भी हो. अगर आपके अंदर कोई न्यूनेस आएगी तो वो वाया एवोल्यूशन और वेरिएशन आगे जनरेशन में पास ऑन होती जाएगी, भले ही आपके एंसेस्टर्स कैसे भी हों. आप अपने एंसेस्टर्स से आए हो, फोर फादर्स, ग्रैंड फादर्स, फादर्स आपके ऑफस्प्रिंग्स होंगे, तो जो कैरेक्टर एक बार आपके फोर फादर में आएगा, ट्रांसमिट वही हो रहा है, ट्रांसमिट बार बार वही हो रहा है, लेकिन हल्के से वेरिएशंस के साथ. और वो वेरिएशंस कैसे आएंगे? वो वेरिएशन इनहेरिटेंस ऑफ सम न्यू कैरेक्टर्स आएंगे, और वो इनहेरिटेंस कौन कर रहा है? जीन. जीन के पास है डीएनए, और डीएनए क्या है? आपका जेनेटिक मटेरियल है. ठीक है, तो डीएनए स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले डीएनए स्ट्रक्चर को आपके जो साइंटिस्ट थे फेडरिक मेशर 1869 में, उन्होंने पस सेल के अंदर देखा, उन्होंने न्यूक्लियस के अंदर देखा, तो उन्होंने नाम दे दिया कि न्यूक्लियन. फिर ऑल्टमैन है, उन्होंने बोला कि नहीं, न्यूक्लियन को अपन चेंज करेंगे, इसका नाम अपन न्यूक्लिक एसिड रखेंगे. न्यूक्लिक एसिड क्यों? एसिडिक है तो एसिडिक नेचर का होगा. अब फिर हमने स्ट्रक्चर के बारे में बात की कि डीएनए एक पॉलीमर है, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है. हर न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप. नाइट्रोजिनस बेस हमेशा पेंटोज शुगर की रिंग के नंबर 1 कार्बन पे होगा और फॉस्फेट ग्रुप हमेशा 5th कार्बन पर होगा. डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल है, जो वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था. टर्म डीएनए जैकरेस ने दिया था. ठीक है, ऐसे करते करते ये पूरा स्ट्रक्चर आज हम लोग खत्म कर रहे हैं.
ठीक है, अब जो टॉपिक आएगा वो कौन सा आएगा? जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ठीक है, शुड आई रब दिस कंप्लीट? ठीक है, चलो पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में हम लोग पहले थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे। उस एग्जाम्पल से आपको जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स है वो एकदम इंस्टेंट समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप लोग पतंग उड़ाते हो, सबने उड़ाई है बचपन में, अभी भी उड़ा रहे हो, जब भी पतंग का सीजन आता है या जब भी आप उड़ाना चाहो तो पतंग आप उड़ाते हो तो कैसे उड़ाते हो? उसमें मंजा डालते हो, धागा डालते हो, तभी पतंग उड़ेगी। ठीक है, अब आपने क्या किया कि लगभग आपको 10 पतंग उड़ानी है, तो आपने करीबन 100-200 जितने रुपए का आता है बहुत सारा धागा ले लिया। उस धागे को आप डीएनए कंसीडर करो, धागा ले लिया। अब आपने क्या किया, धागे को एक कोने में पटक दिया, पतंग बांधी और आप उड़ा रहे हो। एक उड़ी, 2 उड़ी, लेकिन थोड़ी देर बाद आपने देखा कि ये धागा उलझ गया, बहुत ज्यादा क्या हो गया, उलझ गया धागा। फिर आप क्या कर रहे हो, उसको समेटने में हो रहे हो, मान लो वो थोड़ा लग गया आपके हाथ में तो दिक्कत हो गई आपको। लेकिन अगर यही मांझा जो कि उलझा हुआ था, आप उसकी आपकी जो गिड़गिड़ी आती है अगर आप उस पर बांध दो और उसको किसी को पकड़ा दो या कहीं लटका दो या कहीं फिक्स कर दो तो इट वुड बी मच मोर बेटर ऑप्शन। आपका मांझा उलझेगा नहीं। वो गिड़गिड़ी क्यों आती है? मांझे को बांधने के लिए आती है कि आप वो उलझे नहीं बस मांझा क्या है, उस पर रैप हो जाए, जैसे कि जितना भी आपको चाहिए आप खींचते चलोगे, कट जाएगा कोई बात नहीं, दूसरा वापस खींच लूंगा। लेकिन यही मांझा अगर आप यूं तितर बितर छोड़ दो, स्कैटर्ड छोड़ दो, तो वो क्या उलझ जाएगा। उलझ जाएगा तो हर टाइम आपको सुलझाना पड़ेगा, आपका आधा टाइम फिर आप कैसे पतंग एंजॉय करोगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग ये कहते हैं कि लगभग ऐसा मानते हैं चलो पहले काम करते हैं, हेडिंग तो लिखते हैं। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स की हेडिंग लिख देती हूँ, फिर पूरी स्टोरी सुनेंगे, देन हम लोग मेन पॉइंट्स लिख देंगे। ऐसा बोलते हैं कि एक जो टिपिकल मेमेलियन सेल होता है, मेमल्स में जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जो भी टिपिकल मेमेलियन सेल होता है, उस हर सेल के अंदर जो डीएनए मौजूद है उसकी लंबाई कम से कम 2 मीटर होती है, या अगर आप इसको फीट में कन्वर्ट करें तो हो जाएगी आपकी 7 फीट। मतलब कोई बेस पेयर्स होंगे, लंबे से बेस पेयर्स होंगे, बहुत सारे बेस पेयर्स होंगे, आपने उन्हें 3.4 एंगस्ट्रॉम, जो कि 2 कॉन्सिक्यूटिव, मैंने बताया था ना अभी लेंथ कैसे निकालते हैं, 2 कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर्स की बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो एक टिपिकल मेमेलियन सेल के अंदर जो डीएनए की लेंथ है वो 2 मीटर आएगी। अब 2 मीटर का मतलब क्या, इतना लंबा, इतना तो कंसीडर कर ही सकती हूं मैं। अब मैं इतने बड़े डीएनए को इतने माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर भी न्यूक्लियस के अंदर कैसे बांधूं, ये तो मेरे लिए एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया। यही हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं इसके बारे में, इन अ टिपिकल मेमेलियन सेल, इन अ टिपिकल मेमेलियन सेल in a typical mammalian cell, length of DNA taken as 2.2 मीटर, लगभग इतनी लेंथ देखी जाती है। अब इतने बड़े और इतने लंबे डीएनए को आप सेल के न्यूक्लियस के अंदर कैसे फिट करोगे, आप मुझे खुद बताओ। मतलब आपको क्या पतंग का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, आपको वाकई में कोई गिड़गिड़ी लानी पड़ेगी और उस गिड़गिड़ी के ऊपर आपको डीएनए को मांझा समझकर बांधना पड़ेगा। ठीक है, वो क्या होता है पहले इसको नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका था कि भाई एक टिपिकल मेमेलियन सेल में लेंथ ऑफ डीएनए इतनी बड़ी होती है। अब आप इसको पैकेज कैसे करोगे? पैकेज करने का मतलब क्या है, देखो यहां पर पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में एक न्यू कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम्स और न्यूक्लियोसोमल मॉडल। ठीक है, देखो क्या होता है कि ये आपका क्रोमेटिन फाइबर्स है,
जो कि किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, प्रायोर सेल डिवीजन पहले। अब सेल डिवीजन होने वाला है एंड वी वांट टू कंडेंस द क्रोमेटिन फाइबर्स, कि वो बिल्कुल पास पास आकर डार्क, क्रोमोसोम्स का मतलब होता है क्रोमो मतलब कलर, डार्क स्टेन, और सोम्स मतलब बॉडी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कंडेंस होकर ऐसे रॉड शेप क्रोमोसोम्स बना लेते हैं, रॉड शेप क्रोमोसोम्स बना लेते हैं, ठीक है। इन क्रोमोसोम्स के अंदर आपको क्या फिट करना है, अपना डीएनए मॉलिक्यूल फिट करना है। अब इतने से छोटे से क्रोमोसोम्स में मैं कैसे फिट करूं, उसके लिए मेरे पास एक न्यू कॉन्सेप्ट आया है जिसे न्यूक्लियोसोमल मॉडल कहा जाता है, और जिसके अंदर मैं क्या पढ़ने वाली हूं, न्यूक्लियोसोम्स, ठीक है। एक तरीके से ऐसा कहते हैं कि क्रोमोसोम्स की यूनिट्स कौन सी होती हैं, न्यूक्लियोसोम्स। जैसे ये एक न्यूक्लियोसोम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये मान लो आप, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक न्यूक्लियोसोम है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके ये न्यूक्लियोसोम्स किसके अंदर बैठे हुए रहते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर बैठे हुए रहते हैं। और न्यूक्लियोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो DNA is too long, DNA is too long to properly fit or packaged inside DNA is too long to properly fit or packaged inside the chromosome So DNA should be packaged. DNA should be packaged मतलब आपको बिल्कुल जैसे DNA को एक मांझे की तरह कंसिडर करना पड़ेगा, और जो भी स्ट्रक्चर आप ले रहे हो जो कि गिड़गिड़ी की तरह बिहेव करेगा, उसमें आपको DNA क्या करना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ कि मांझा तो समझ में है कि DNA थ्रेड जो हेलिक्स है, ये गिरगिरी कहाँ से लाऊं मैं, ये मोटा स्ट्रक्चर, गिरगिरी मतलब कोई बहुत मोटा सा स्ट्रक्चर है। ये मोटा सा स्ट्रक्चर किसके द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है, ये हिस्टोन प्रोटीन्स द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि अगर एक लंबे डीएनए को, एक लंबे डीएनए मॉलिक्यूल को आपको बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक सेल में बांधना है, डालना है, लोकेट करना है, सिचुएट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अलग से मेथड अपनाना पड़ेगा, उसको किसी के साथ बांध कर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है, this gave concept of nucleosomal model. This gave concept of nucleosomal model. Nucleosomal model which was given in 1869 by two scientists, Kornberg and Thomas. By Kornberg and Thomas. इन्होंने क्या किया है, जो न्यूक्लियोसोमल मॉडल है उसको खोजा और लोगों को समझाया, या प्रपोज्ड बाय दिस मॉडल प्रपोज्ड बाय कॉर्नबर्ग एंड थॉमस। और जो न्यूक्लियोसोम टर्म था, जो टर्म न्यूक्लियोसोम था, वो किसने दिया था, पी आउटडेट, ठीक है। ठीक है, वो पढ़ने में आउटडेट आता है, पर साइंटिस्ट का नाम क्या है, पी ऑडेट, ठीक है। टर्म न्यूक्लियोसोम बाय पी ऑडेट, ठीक है। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स नीट और एम्स के क्वेश्चंस में आते हैं, तो जो भी साइंटिस्ट के नेम है आप इन्हें ध्यान रखिए, ठीक है। दिस गेव कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियोसोमल मॉडल विच वाज गिवन इन 1869 बाय कॉर्नबर्ग एंड थॉमस, और टर्म न्यूक्लियोसोम किसने दिया था, पी ऑडेट ने दिया था, ठीक है। शुड आई रब दिस पोर्शन स्टूडेंट्स?
अगर आप एक न्यूक्लियोसोम की बात करें, अभी मैं न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बता रही हूं, मैंने सिर्फ आपको मोटा मोटा हिसाब बता रही हूं कि जो न्यूक्लियोसोम होता है वो क्या होता है। अब देखते हैं। देखो न्यूक्लियोसोम क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि डीएनए को अलाउ करता है स्टाइल से आप एक सेल के अंदर जाके बैठ जाओ। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि क्रोमोसोम के अंदर न्यूक्लियोसोम है, ओके, न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या है, डीएनए है, ठीक है। तो अलाउ पैकेजिंग ऑफ डीएनए, न्यूक्लियोसोम को म्यू बॉडीज, ठीक है, सॉरी, न्यूक्लियोसोम को न्यू बॉडीज, म्यू नहीं, न्यूक्लियोसोम को न्यू बॉडीज और कोर पार्टिकल्स भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज न्यू बॉडीज और कोर पार्टिकल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कहा जाता है, न्यू बॉडीज और कोर पार्टिकल्स। अब मेनली किसके बारे में स्टडी करना है कि आपके जो भी न्यूक्लियोसोम है उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखना है। देखो, अलाउ पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ऑल्सो कॉल्ड न्यू बॉडीज और कोर पार्टिकल्स, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि आपने मांझा डीएनए कंसीडर किया और गिरगिटी आप किसको कंसीडर कर रहे हो, आप गिरगिटी हिस्टोन प्रोटीन्स को कर रहे हो। अब हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं वो हम लोग देखते हैं। डीएनए इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन के अंदर मतलब क्या है कि ये खुद एक न्यूक्लिक एसिड होता है, लेकिन इट इज एसोसिएटेड विद सम अदर प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑल्सो। मतलब अगर आप डीएनए की बात करो तो डीएनए में न्यूक्लिक एसिड तो है, जो उसका मेन कंटेंट है, न्यूक्लियोटाइड है, वो तो है, पर इस न्यूक्लियोटाइड के अलावा भी वो प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड है। अब और बात करूं तो जैसे अगर न्यूक्लियोसोम का एक स्ट्रक्चर उठाऊं तो उसका डायामीटर होता है 110 आर्मस्ट्रॉम और हाइट होती है 55 आर्मस्ट्रॉम, ठीक है। डायामीटर क्या होता है, जो भी पूरा डायामीटर है 110 आर्मस्ट्रॉम होता है और हाइट कितनी होती है, 55 आर्मस्ट्रॉम होती है, ठीक है। अब डीएनए इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन, मतलब associated with histone and non-histone proteins and non-histone प्रोटीन्स। बात समझ में आई स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। अब क्या है कि हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स में फर्क क्या है, आप इनको पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स में जिसका सिग्निफिकेंस आएगा, जिसका सबसे ज्यादा मोटिव आएगा कि वो डीएनए को कैसे अपने अराउंड रैप करेगा, वो किसका आएगा, हिस्टोन प्रोटीन्स का। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट जरूर होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स मौजूद जरूर होते हैं, प्रेजेंट जरूर होते हैं, पर उनका सिग्निफिकेंस नहीं होता। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स को इस वाले पार्ट में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम का होगा, न्यूक्लियोसोम क्या होगा अब समझ में आएगा आपको। न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम का मतलब क्या होता है, डीएनए associated with histone proteins। ठीक है बच्चों, should I rub this portion? अब देखो, हमारे पास टोटल 5 तरीके के हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, जिसके साथ डीएनए क्या होता है, एसोसिएटेड होता है, न्यूक्लियोसोम बनाता है एंड गिव राइज टू न्यूक्लियोसोमल मॉडल, ठीक है। जैसे अगर आप हिस्टोन प्रोटीन्स की बात करते हो
हिस्टोन प्रोटीन में क्या है, कैसे कैसे हिस्टोन प्रोटीन्स आएंगे, देखो H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये 1 2 3 4 5 तरीके के हिस्टोन प्रोटीन्स मौजूद हैं जो कि अपने आप को इस तरीके से बिठाएंगे अपने आप को। अच्छा देखो, मुझे एक बात बताओ, जैसे मेरे पास डीएनए है, अब मुझे उसको रैप करना है, तो मैं क्या करूंगी, अपनी मुट्ठी को बंद करूंगी और रैप करती जाऊंगी। कर लिया मैंने रैप। तो उसी तरीके से अगर आपको डीएनए की रैपिंग करनी है, बिल्कुल मांझे और गिरगिटी को नजर में रखकर, या डीएनए की पैकेजिंग करनी है, तो आपको इस हिस्टोन प्रोटीन का कुछ गोलानुमा, कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसी बात को मद्देनजर रखकर ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ये एक ऑक्टामर नाम के स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या बोले, देखो लिंक्ड अप से चलो, गिव राइज टू ऑक्टामर। एक मतलब मोनोमर, 2 मतलब डायमर, 4 मतलब टेट्रामर, तो 8 मतलब ऑक्टामर, 5 मतलब पेंटामर। ठीक है, और चलो ये हो गया। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ये कुछ इस तरीके से बैठे हुए रहते हैं, जैसे ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। एक चीज और बताना चाहूंगी, इन पांचों में से H1 न्यूक्लियोसोमल मॉडल का हिस्सा नहीं होता, प्रेजेंट होता है पर उसके बाहर प्रेजेंट होता है। तो मेनली फोकस किस पे जाएगा, मतलब ये चारों हिस्टोन प्रोटीन्स ऑक्टामर का निर्माण करते हैं। ऑक्टामर के आसपास डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो रैप अराउंड होता है और पूरा एक न्यूक्लियोसोमल मॉडल का इन्वेंशन करता है। देन ये न्यूक्लियोसोम्स इस क्रोमोसोम्स के अंदर फिट होते हैं एंड वी गॉट द पैकेजिंग ऑफ डीएनए इनसाइड द क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो H1 आपके न्यूक्लियोसोमल मॉडल का पार्ट नहीं है, H1 न्यूक्लियोसोमल मॉडल का पार्ट नहीं है। बाकी चारों हिस्टोन प्रोटीन्स प्रॉपर ऑक्टामर बनाएंगे और आपके न्यूक्लियोसोमल मॉडल में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे नीट में क्वेश्चन आता है कि कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो फिर आप बड़ी इजीली टिक कर सकते हो। तो ये आपका ऑक्टोमर है, जैसे ये हो गया आपका H2A, H2B, H3, H4। अभी तो 4 है, नहीं ऐसे के ऐसे 4 पीछे भी प्रेजेंट होते हैं। वी आर नॉट एबल टू ड्रॉ द 3D डायग्राम, तो आप कंसीडर करो कि H2O के पीछे एक और H2A है। ठीक है, H2B के पीछे एक और H2B हिस्टोन प्रोटीन है, H3 के पीछे एक और है और H4 के पीछे एक और। तो कितने हो गए टोटल, 8 हो गए। ठीक है, तो गिव राइज टू ऑक्टामर। कौन से H2A, H2B, H3 और H4, ये चारों हिस्टोन प्रोटीन्स न्यूक्लियोसोमल मॉडल में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और किसका निर्माण करेंगे, ऑक्टामर का। ठीक है, क्योंकि ये हिस्टोन से बने हुए ऑक्टामर हैं, तो मैं क्या बोलूंगी, हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है स्टूडेंट्स, should I rub this portion? Should I rub it? अब अपन क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि डायग्राम बनते से ही आपको थ्योरी क्लियर हो जाएगी और जो खुद से बना सकते हैं आंसर वो बच्चे तो बना ही लो, क्योंकि एग्जामिनेशन में जिन बच्चों को डायग्राम याद रहेगा उनके लिए पेपर को सॉल्व करना उतना ही ज्यादा आसान होगा, चाहे आप थ्योरेटिकल पेपर लो या फिर आप अपना MCQs ले लो। देखो ये क्या है, ये ऑक्टामर है। ठीक है, ये दूसरा ऑक्टामर है, ये तीसरा ऑक्टामर है। ऑक्टामर मतलब 8 हिस्टोन प्रोटीन्स का बना हुआ एक स्ट्रक्चर, 8 हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर। व्हेन on that histone octamer DNA got wrapped, the structure called as nucleosome। ठीक है, अब ये इसका बना हुआ है, सबसे उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। ये 4 पीछे भी हैं, यही चारों पीछे भी इंडिकेट करेंगे, यही चारों पीछे भी इंडिकेट करेंगे। बात क्लियर हुई, बात समझ में आई इतनी। अब देखो, सपोज करो मुझे डीएनए को रैप करना है। आप पहले काम करो, जनरल आइडिया ले लो
कि ये एक हिस्टोन का ऑक्टामर है सपोज करो, तो मैं डीएनए को कैसे रैप करूंगी? भाई मैं गिरगिटी को कैसे रैप करती हूँ? मैं एक धागा पकड़ लेती हूँ, घुमाती जाती हूँ, धागा रैप होता जाता है, तो फिर एंड का धागा भी मेरे हिसाब से लपेट कर, पर कुछ तो एक मैं स्ट्रिंग पकड़ती हूँ ना, जिससे कि वो घूमता जाएगा, फिर एंड में मैं उसको भी सेटिंग करके बांध देती हूँ। ठीक है, तो ये जैसे डीएनए का एक धागा आया, ये इसने टर्न लिया, फिर यूं चला गया। ठीक है, मतलब इस डीएनए ने लगभग कितना टर्न लिया है? चलो आप एक काम करो, इसको भी मत बनाओ और सिंप्लीफाई तरीके से बनाओ। कहने का क्या मतलब है कि जो भी डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर है, जो भी डीएनए धागा नुमा स्ट्रक्चर में इस ऑक्टामर के आसपास लपेटा जाएगा, वो 1/3 टर्न लेगा। 1/3 टर्न मतलब पहले पूरा एक टर्न लेगा, फिर दूसरा एक ना लेने से पहले आधे में आगे चला जाएगा। कैसे होगा देखो, मैं वापस बनाती हूँ इसको, यहां पर ध्यान से देखना। ये आपका एक हिस्टोन ऑक्टामर है, ठीक है, ये डीएनए आया, डीएनए को मैंने पहले पूरा एक टर्न दे दिया, ठीक है, फिर 3/4 टर्न दिया, मतलब जो दूसरा टर्न था वो मैंने आधे में ही ले जाकर दूसरे को दे दिया। पूरा अगर मैं टर्न ले लेती तो 2 टर्न्स में कंसीडर करती। ठीक है, तो मैं कैसे कहूंगी, ये आपका डीएनए चला, ये पूरा टर्न लिया इसने, फिर ये यूं चला गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि ये डीएनए रैप हो गया, तो मैं क्या बोलूंगी इसको? दो डीएनए के बीच में लिंक्ड कौन बिठा रहा है? ऑब्वियसली दिस डीएनए, तो इसको आप क्या बोलोगे? लिंकर डीएनए। क्या बोलोगे? लिंकर डीएनए। अब ये क्या है? ये पूरा एक न्यूक्लियोसोम है, ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियोसोम। ये भी क्या है? न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम। तो बहुत सारे न्यूक्लियोसोम क्या है? बैठे हैं ना क्रोमोसोम में, और हर एक न्यूक्लियोसोम एक डीएनए को क्या कर रहा है? रैप अराउंड कर रहा है। अब देखो, ये डीएनए रैपिंग हुई 1/3 टन, डीएनए की रैपिंग हुई 1/3 टन, डीएनए की रैपिंग हुई 1/3 टन। H1 का कोई रोल नहीं है। H1 क्या होता है? इस पूरे न्यूक्लियोसोमल मॉडल के बाहर प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरीके से, जैसे ये H1 है। तो ये आपके क्या है? जैसे डीएनए ने टर्न लिया, ये पूरा एक टर्न ले लिया और ये आधे में ही चला गया। ठीक है, तो 1/3 टन ये लेता है, 1/3 टन। ठीक है स्टूडेंट, पहले आप इस डायग्राम को इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर बाकी की बात आगे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो कुछ कुछ और बातें मैं बता देती हूँ, इसके बारे में लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आपका डायग्राम सब कुछ इंडिकेट कर रहा है। सबसे बड़ी बात, शुड आई रब दिस पोर्शन फर्स्ट, सबसे बड़ी बात कि डीएनए आपके हिस्टोन प्रोटीन के साथ ही क्यों लिंक्ड अप करता है। ना तो आप लोगों ने मुझसे अभी तक पूछा कि मैम डीएनए क्यों हिस्टोन के साथ जुड़ा हुआ है। देखो, डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है और एक एसिडिक सब्सटेंस है। नेगेटिव चार्ज उसमें क्यों होता है, मैं ऑप्शंस देती हूँ। ड्यू टू पेंटोज शुगर, ड्यू टू नाइट्रोजनस बेस एंड ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप। आप बोलोगे मींस पेंटोज शुगर डोंट हैव एनी चार्ज, आपका नाइट्रोजनस बेस नो चार्ज, फॉस्फेट ग्रुप H3PO4 having negative charge, that's why DNA is negative charged, negatively charged। ठीक है, उसी के साथ एसिडिक भी होता है। साथ में आपका जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं
वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, तो ऑब्वियसली नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर, पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड होने के साथ ये बेसिक नेचर के भी होते हैं। क्यों बेसिक नेचर के होते हैं? देखो प्रोटीन्स हमेशा अमाइनो एसिड्स के बने हुए रहते हैं, तो अमाइनो एसिड्स का नेचर क्वालिटी डिसाइड करता है कि प्रोटीन कैसा होगा। तो इसमें बेसिक नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 अमीनो एसिड्स होते हैं, आर्जिनिन एंड लाइसिन। आर्जिनिन एंड लाइसिन के ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की वजह से, चूंकि वो बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, तो नेचर क्या हो जाता है हिस्टोन प्रोटीन्स का? बेसिक। लाइसिन और आर्जिनिन नाम के अमीनो एसिड्स की वजह से आपका जो हिस्टोन प्रोटीन का नेचर होता है वो क्या होता है? बेसिक होता है। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो अब क्या करेंगे? अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, बात क्लियर हुई? दूसरी बात क्या बतानी थी कि ये जो डीएनए टर्न लेता है इसका एंगल होता है 30 डिग्री। लिखते चलो आप पॉइंट्स में कि जैसे ये एक न्यूक्लियोसोम है, तो एक हिस्टोन प्रोटीन है, डीएनए ने 1/3/4 टर्न लिया, 30 डिग्री से आगे चला गया, फिर 1/3/4 टर्न लिया, 30 डिग्री से आगे चला गया। ठीक है, पूछते हैं, एम्स में आया है क्वेश्चन। दूसरी बात और क्या क्या भाई, देखो ये न्यूक्लियोसोमल मॉडल, ये न्यूक्लियोसोमल मॉडल। अब यहां पर क्या है? यू हैव H1, जैसे ये इसका ही पार्ट में यहां बना दूंगी। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, H1 हिस्टोन प्रोटीन, जो कि लिंकर डीएनए के ऊपर होता है, इसलिए इसको लिंकर हिस्टोन प्रोटीन भी कहते हैं। ये प्रेजेंट है H1। अब मैं ये कह रही हूं कि ये स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा है, ये भी नहीं मारा मतलब ये भी नहीं आ रहा है क्रोमोसोम, एक बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रही हूं, ये भी नहीं फिट हो रहा है क्रोमोसोम के अंदर। तो मैं क्या करूंगी? इनको कंडेंस करूंगी। इनको कंडेंस करने का मतलब क्या? ये जो डिस्टेंस है, ये जो लिंकर डीएनए का डिस्टेंस है जो कि H1 हिस्टोन प्रोटीन को लेके बैठा हुआ है, इसको क्या करूंगी? कंडेंस करूंगी, और कंडेंस करती जाऊंगी, करती जाऊंगी, करती जाऊंगी, करते जाऊंगी। तो जब न्यूक्लियोसोम और कंडेंस होगा तो वो सोलेनॉइड बन जाएगा। ठीक है, और कंडेंस करूंगी तो सुपर सोलेनॉइड बन जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कह रही हूं? न्यूक्लियोसोम कंडेंस्ड। भाई आप तो ये इमेजिन करो कि क्रोमोसोम है ही नहीं, क्रोमोसोम तो क्रोमेटिन फाइबर से आया है। तो अगर मुझे इतने पतले धागे में अपना डीएनए फिट करना है, भाई क्रोमोसोम तो क्रोमेटिन से आया ना, तो सबसे पहले तो क्रोमेटिन के अंदर डीएनए होना चाहिए। तो जब तक इसके अंदर डीएनए फिट नहीं होगा मैं इसको कैसे दूंगी? तो इतना करने के लिए मुझे इसका हाईली कंडेंसेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम कंडेंस्ड होगा तो सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा, और ये और कंडेंस्ड होगा तो सुपर सोलेनॉइड। और फिर यू कैन पैकेज दैट डीएनए इनसाइड द क्रोमेटिन मटेरियल। और जब आप कहोगे कि मेरे जो न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोसोम्स होता है सॉरी न्यूक्लियोलस होता है, और उसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या बात थी? ये आपके पूरे न्यूक्लियोसोम और न्यूक्लियोसोमल मॉडल की बात थी। ठीक है, वैसे तो अब देखो आगे तो लेक्चर बहुत बड़ा है, लेकिन वो मुझे लगता है कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में कराते हैं। जाने से पहले मैं एक बार पूरा क्विक रिवीजन आपको बता देती हूँ कि हम इस चैप्टर में मेनली फोकस किस पे कर रहे हैं। हम अपना पूरा फोकस डीएनए पे बिठा रहे हैं। हमने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि डीएनए का स्ट्रक्चर वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, उसको टर्म ज़ैकेरिस ने दिया था। वो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जो कि दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं, आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। बेस पेयरिंग कॉम्प्लीमेंट्री होती है कि प्यूराइंस हमेशा पेयरिंग करते हैं पिरिमिडीन्स के साथ। ठीक है ना, ATGC एडिनाइन थाइमीन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ। ठीक है, इनके पेयरिंग के बाद चरगाव्स रूल आता है कि नंबर ऑफ एडिनाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ थाइमीन एंड नंबर ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइटोसिन। तो जब आप इन्हें डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1। मतलब आप जब डिवाइड करते हो और कट जाती है कोई चीज तो आंसर क्या आता है? 1 ही आता है। 10/10 का आंसर क्या होगा? 1 होगा, 0 तो होगा नहीं। ठीक है, ये वाली बात हो गई।
और भी डीएनए की रिसर्च में देखो, डीएनए की जैसे अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, मैं उसके साथ लिंक्ड अप करके आपको बताती हूँ कि देखो जब जेनेटिक मटेरियल की सर्चिंग हुई थी, जब सर्चिंग हुई थी जेनेटिक मटेरियल की, तो दुनिया भर के साइंटिस्ट इसी पे लगे हुए थे। लेकिन फिर भी जैसे डीएनए की जब सर्चिंग हुई तो 10-15 साल तक साइंटिस्ट की थ्योरी मतलब पहचानी नहीं गई, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, डार्विन थे। तो डार्विन की जो थ्योरी चल रही थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, सारा ध्यान साइंटिस्ट का उन पर था कि नहीं डार्विन की बात को समझना है। क्योंकि जब भी जैसे मेंडल आए, मेंडल 17 सालों तक पी प्लांट पे रिसर्च करते रहे, पर उनकी खोज को किसी ने भी माना नहीं, पर जब माना तो उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स बता दिया। तो मेंडल से लेके मिशर से लेके मॉर्गन, वॉटसन, क्रिक से लेकर जैकेरिस, फिर ऑल्टमैन तक सब ने डीएनए पर दुनिया भर की रिसर्च कर दी और ये प्रूफ कर दिया कि जो जेनेटिक मटेरियल है जो कि बॉडी में से, भाई देखो बहुत टाइम से खोज चल रही थी कि कैसे ट्रांसफर होता है। आज जैसे हम लोग बोलते हैं कि आपकी नाक आपके पापा पे गई है, आंखें बिल्कुल मम्मी पर गई हैं, तो ये क्या चीज है जो रिफ्लेक्ट कर रही है, क्या चीज ऐसा ट्रांसमिट कर रही है जो आपके पेरेंट्स से आप में आ गई है, इन द रिफ्लेक्टिंग योर सेल्फ। आपके एक्सटर्नल फीचर्स में बहुत सी चीजें, जैसे आपके घर में बोलते हैं कि अपना ध्यान रखो डायबिटीज हो रही है और आपकी जनरेशन में डायबिटीज है, तो कहीं ना कहीं आपके पैंक्रियास के जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, उनके जो कौन से सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स, इंसुलिन नहीं बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो एक डिफेक्ट है जीएनए का, जो सोमेटिक जीन उस पर्टिकुलर इंसुलिन बनाने को कोड कर रहा है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफेक्टिव है और वही डिफेक्टिव जीन आपके जनरेशंस में ट्रांसफर हो रहा है। तो क्या बोलते हैं कि आप है ना शुरुआत में ही चेकअप ले लो, शुरुआत में ध्यान हो, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वैसे तो सर्चिंग वाला टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जैसे पैकेजिंग देखी हमने, कहा डीएनए बहुत लंबा है, पैकेज करने में बहुत दिक्कत आती है, तो आप न्यूक्लियोसोमल मॉडल का हेल्प ले लो। न्यूक्लियोसोमल मॉडल कॉर्नबर्ग एंड थॉमस ने 1869 में दिया था और टर्म पी ऑडेट ने दिया था। आउटडेटेड मत पढ़ देना, ऑडेट होता है वो। न्यूक्लियोसोमल मॉडल है, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जो कि 8 की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, ऑक्टामर बनाते हैं और डीएनए इन पर रैप अराउंड होता है। हर राउंड 30 डिग्री के टर्न पर बेंड हो जाता है और हर एक डीएनए 1/3/4 टर्न लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो न्यूक्लियोसोम का सिंपल मतलब क्या है, डीएनए एसोसिएटेड विद हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टामर वर्ड आप हमेशा लगाएंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर में यही ओवर करती हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।